हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, पार्ट 2। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके विषय में जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। विश्व के दो महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। दो विरोधी महासत्ताएं और सैन्य गुट अमेरिका और रूस के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं हुए। यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़ने वाले राष्ट्र निर्गुट और उनके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति गुट निरपेक्ष नीति के रूप में जानी जाती है। कहना कि विश्व की दो महाशक्तिशाली सत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया, बट गया। दो विरोधी यानी एक दूसरे के विरोध में महासत्ताएं और सैन्य गुट अमेरिका और रूस के साथ कई राष्ट्र यानी देश शामिल हो गए, उनके साथ मिल गए, और कई राष्ट्र शामिल नहीं हुए यानी उनके साथ उनके गुट में नहीं जुड़े। जो विश्व में किसी भी सत्ता या गुट या सैन्य गुट में नहीं जुड़े, वो निर्गुट रहे, उन कोई गुट नहीं था, उनके द्वारा जो अपनाई गई विदेश नीति थी उसे ही गुट निरपेक्ष नीति के रूप में जानी जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। विश्व की दो महासत्ताओं की विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ यानी निष्पक्ष राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व यानी वजूद के साथ सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, सभी तरह से अपना विकास करना चाहते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का गुट निरपेक्ष नीति को प्रबल यानी प्रचंड समर्थन प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के अंत में इंडोनेशिया के बांडुंग में तटस्थ यानी निष्पक्ष राष्ट्रों की एक परिषद आयोजित की गई 1955 में। इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। कह रहे हैं कि विश्व की जो दो महासत्ताओं की विचारधारा में बिना जुड़े निष्पक्ष राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से लेकिन अपने वजूद के साथ अपना विकास करना चाहते थे, उनका अस्तित्व हो, ऐसा वो विकास चाहते थे, उनका पहचान हो। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का गुट निरपेक्ष नीति को प्रचंड यानी प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के अंत में इंडोनेशिया के बांडुंग में निष्पक्ष राष्ट्रों की एक परिषद आयोजित की गई 1955 में, और इस परिषद में एशिया के 23, अफ्रीका के 6 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, उपस्थित थे, भाग लिए थे उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। परिषद ने विश्व के गरीब देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय यानी लक्ष्य घोषित किया। इस परिषद में तटस्थ देशों के संगठन के स्वरूप और भावी यानी आने वाले कार्यक्रम निश्चित किए गए। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित परिषद में विधिपूर्वक गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट संस्था की स्थापना हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। करे कि परिषद ने विश्व के गरीब जो देश थे उनके भी सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग उनका बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद जो देश चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यवाद की लालसा रखने वाले ऐसे विरोध करने का लक्ष्य घोषित किया गया। इस परिषद में निष्पक्ष देशों के संगठन के स्वरूप और आगे करने वाले कार्यक्रम निश्चित किए गए। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित परिषद में विधिपूर्वक यानी अच्छे ढंग से गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट संस्था की स्थापना की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। आगे पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्षवादी आंदोलन ने मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले तटस्थ
रहने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। भारत की यह मान्यता रही है कि विश्व की दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन विश्व शांति के लिए खतरा रूप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। गुट निरपेक्षवादी जो गुट के पक्ष में नहीं थे, इस आंदोलन ने मूल्यवान बहुत कीमती नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू का मानना था कि सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले निष्पक्ष रहने से राष्ट्र के हितों की यानी भलाई की रक्षा अच्छी तरह से की जा सकती है। और उनका यह मानना था कि विश्व की जो प्रतिस्पर्धी यानी प्रतियोगिता करने वाले सत्ता गुट और सैन्य गुट में विभाजित विश्व शांति के लिए खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज विश्व के सबसे अधिक देश गुट निरपेक्षवादी गुट के सदस्य हैं। कुआलालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2003 में अंतिम 4 दशक में विश्व स्तर पर अनेक घटनाएं घटी। सोवियत संघ का विघटन होने से रूस का वर्चस्व यानी पहचान कम हुआ। अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बना रहा है। अलबत्त विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही है। इन सहयोगों में गुट निरपेक्षवादी गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक गुट निरपेक्षवादी गुट के सदस्य हैं जो किसी भी गुट में नहीं शामिल हैं। कुआलालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन किया गया 2003 में और अंतिम 4 दशक में यानी 40 साल में विश्व स्तर में अनेक घटनाएं घटी। विश्व में सोवियत संगठन का विघटन होने से रूस का जो पहचान था वजूद था वह कम हुआ। अमेरिका एक ऐसा महासत्ता के रूप में मजबूत बना रहा। अलबत्त विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही है। इन सहयोगों में गुट निरपेक्षवादी यानी जो किसी गुट में न होकर गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा, मतलब गुट निरपेक्ष लोग देश बनते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। तटस्थ राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षवादी का नया अभिगम यानी रास्ता अपनाकर विश्व की राजनीति में उचित योगदान देने में सफल रहे हैं। विश्व में सर्वत्र शांति बनी रहे, युद्ध की घटनाएं न बने, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे तथा महासत्ता निशस्त्रीकरण अपनाने का विचार विकसित करे। इसके लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुट निरपेक्षवाद को सफलता मिली है। निष्पक्ष राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षवादी का नया रास्ता अपनाकर विश्व की राजनीति में जो सही है ऐसे योगदान देने में सफल रहे हैं और विश्व में सभी जगह शांति बनी रहे, युद्ध जैसी घटनाएं न घटे, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर बनी रहे तथा महासत्ता जो शक्तिशाली बड़े बड़े देश हैं ये निशस्त्रीकरण यानी जो नुकसान पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र हैं ऐसे विचार को विकसित न करे, बढ़ाए न शस्त्र बनाने के लिए न सोचे जो विश्व के लिए खतरा साबित हो। इसके लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुट निरपेक्षवाद को सफलता यानी कामयाबी मिली है। आगे है जर्मनी का विभाजन और एकीकरण। जर्मनी का विभाजन किस तरह हुआ, बट गया और फिर कैसे मिले एक दूसरे में, फिर मिल गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत का श्रेय जिसे जाता है उस जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी ध्वंस हुआ। इससे उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रीढ़ टूट गई। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जर्मनी को पुनः खड़ा कर सके। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट डाला। उसकी व्यवस्था इस तरह की गई। सोवियत यूनियन की लाल सेना रेड आर्मी ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा किया था, इसलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंपा गया। जर्मनी के नैऋत्य भाग का संचालन अमेरिका को, फ्रांस के नज़दीक के प्रदेश का संचालन फ्रांस को, बेल्जियम से सटे हुए जर्मनी विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलन समिति के बीच विभाजित कर दिया गया था।
उनके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की रचना की गई थी। इस तरह से जर्मनी पर 4 देशों का प्रशासन यानी शासन स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन को पूर्व जर्मनी पर से अपनी सत्ता के चले जाने का भय लगा। इसलिए पूर्व जर्मनी उसके कहने में रहे, ऐसी कठपुतली यानी जैसा चाहे वैसा करवाए, ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित कर दिया। इसमें बता रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत का श्रेय यानी यह कारण जिसे दिया जाता है, उस जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी ध्वंस हुआ, नुकसान हुआ, जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मजबूती थी जो ख़त्म हो गई, कमज़ोर पड़ गई। और ऐसा कोई नेता नहीं था कि जो जर्मनी को फिर से एक बार शक्तिशाली देश बना सके। युद्ध समाप्त होने पर जो विजेता यानी जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट डाला। उसकी व्यवस्था कुछ इस तरह कर दिए। सोवियत यूनियन की लाल सेना रेड आर्मी ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा कर लिया, इसलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंपा गया। जर्मनी के निषिद्ध भाग का संचालन अमेरिका को, फ्रांस के नज़दीक के जो प्रदेश थे उन प्रदेशों का संचालन फ्रांस को, बेल्जियम से लगे हुए जर्मन विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलन समिति के बीच विभाजित कर दिया गया यानी बांट दिया गया। उनके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की रचना भी की गई थी। इस तरह से जर्मनी पर 4 देशों का अधिकार स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के बीच अविश्वास यानी एक दूसरे पर विश्वास न करते थे, विश्वास नहीं था, ऐसा वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन को पूर्व जर्मनी से अपनी सत्ता के चले जाने का डर लगा। इसलिए वो पूर्व जर्मनी उसके कहे में रहे, ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित किया, जो जैसा चाहे वो ऐसा वो सरकार करे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने संचालन अंतर्गत के पश्चिम जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के रूप में निर्माण किया। पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। उसी तरह बर्लिन के भी 3 विभागों को किया गया। इस प्रक्रिया के विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की अप्रैल 1948 में, जिसका परिणाम स्वरूप पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव यानी दिक्कतें पैदा हुआ। इस दौरान पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करने वाली 42 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई। पूर्व बर्लिन में रहने वाले जर्मन जुल्म और कठोरतापूर्ण वातावरण में से पश्चिम बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने के लिए उतावले यानी उत्सुक व्याकुल हुए तथा 2 विभाग में अपने कुटुंबीजनों यानी जो उनके परिवारजन थे, घर वाले थे, सगे संबंधी थे, स्नेहियों यानी जो उनसे प्रेम लगाव रखते थे और मित्रों के पास पहुंच जाने की असंख्य घटनाएं घटने लगी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना संचालन उसके अंतर्गत पश्चिमी जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके मतलब मिला करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के रूप में निर्माण किया, उसकी रचना की। पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। उसी तरह बर्लिन के भी 3 विभागों को एक कर दिया गया और इस प्रक्रिया के विरोध के रूप में सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित कर दी 1948 में, जिसका यह परिणाम हुआ कि पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच भारी दिक्कतें पैदा हो गई, तनाव हो गया। इसके दौरान पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करने वाली, दोनों को बांटने वाली 42 किलोमीटर की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। पूर्व बर्लिन में रहने वाले लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उनसे बहुत ही कठोरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे वातावरण में से निकलने के लिए पश्चिमी बर्लिन जो मुक्त और खुले वातावरण में लोग रहते थे, वहाँ भाग जाने के लिए लोग व्याकुल होते थे और 2 विभाग में अपने कुटुंबजन यानी परिवार के लोगों का जो उनसे सगे संबंधी थे, जो स्नेही थे, प्रेम करने वाले
दोस्त मित्र थे उनके पास पहुंच जाने जैसे अनेक घटनाएं घटने लगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोग दीवार कूद कर या जल मार्ग तैर कर पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मरणात्मक प्रयास करते। पूर्व जर्मनी की साम्यवादी सरकार को हटाने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने जैसे क्रूरतापूर्ण कदम उठाए जाते। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद के 4.5 दशक के समय में पश्चिमी जर्मनी ने खूब विकास किया। उसने आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि यानी सफलता प्राप्त की, जो जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है। कह रहे हैं कि लोग अपने परिवारजनों से मिलने के लिए लोग दीवार कूद कर या जल मार्ग से के द्वारा तैर कर पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मरने जैसे स्थिति में पहुंचने जैसा प्रयत्न करते थे। पूर्व जर्मनी की साम्यवादी सरकार को हटाने का प्रयास करने वाले लोगों को वहाँ के लोग गोली मारने जैसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण यानी निर्दयीपूर्ण कार्य करते थे, कदम उठाते थे। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। उसके बाद 4.5 दशक के समय में पश्चिमी जर्मनी ने खूब अपना विकास किया। उसने आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में सफलता यानी सिद्धि प्राप्त की। उसे ही जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। 1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन आए, जिसके कारण शीत युद्ध का प्रवाह मंद पड़ गया। साम्यवादी यूरोप के पूर्व देश और पश्चिम यूरोप के लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का अंतर यानी दूरी घटने लगा। उनके बीच अवरोध, रुकावट के समान मजबूत आवरण यानी घेरा अदृश्य यानी गायब होने लगा। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो कड़वाहट थी, जो उन लोगों के बीच दिक्कतें थी, खड़े करने वाले कई मुद्दे अब नहीं रहे। तनाव का जो विषय था वो ख़त्म हो गया था। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ 3 अक्टूबर 1990। बर्लिन की दीवार जो जर्मन लोगों के लिए दुख, वियोग, संताप और करुणा, क्रूरतापूर्ण जोर जबरदस्ती का प्रतीक यानी चिन्ह था, उसे हर्ष और उल्लास से लोगों ने तोड़ दिया और जर्मन लोगों ने दिल से अपना आनंद व्यक्त किया। संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में तीव्र यानी तेज गति से रफ्तार से प्रगति यानी विकास की। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापार, वाणिज्य यानी व्यवसाय, सामाजिक आदि क्षेत्र में प्रगति करके वह यूरोप का अत्यंत ही बहुत ही संपन्न यानी समृद्ध राष्ट्र बना। करें 1990 समय तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण और दूरगामी बदलाव आए, जिसके कारण शीत युद्ध का जो प्रवाह था धारा मंद पड़ गया गति। साम्यवादी यूरोप के पूर्व देश और पश्चिम यूरोप के लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का दूरी घटने लगा। उनके बीच जो रुकावट, समान मजबूत आवरण थे, घेरे थे, वो गायब होने लगे और जिसका परिणाम हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो कड़वाहट थी, दूरियां थी, तनाव थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। उसके कई मुद्दे जो थे अब नहीं रहे। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों जर्मनी का एकीकरण यानी मिलाप हो गया 3 अक्टूबर 1990 को। बर्लिन की दीवार जो जर्मन लोगों के लिए दुख, वियोग, संताप और करुणा, क्रूरतापूर्वक यानी निर्दयतापूर्ण जोर जबरदस्ती का चिन्ह था, अब वो खुशी और उल्लास से उसे उन्होंने तोड़ दिया था। दीवार को जर्मन लोगों ने दिल से अपना खुशी व्यक्त किया यानी प्रकट किया। संयुक्त बनी जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में बहुत तेज गति से अपना विकास किया। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार, व्यवसाय, सामाजिक आदि क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से प्रगति करके यूरोप का वो बहुत ही संपन्न यानी समृद्ध देश बना है। आगे पढ़ते हैं। सोवियत रूस का विघटन मतलब होता है बंटवारा।
उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूस का किस तरह सोवियत रूस का बंटवारा हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी यानी बहुत उदार दिल वाले थे, दयालु नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन में सोवियत यूनियन रूस का विघटन हुआ, बंटवारा हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय यानी यादगार घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1989 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे, बहुत बड़े दिल वाले थे। उदारवादी का मतलब रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति यानी विकास की। वह अमेरिका महासत्ता के समान शक्तिशाली बना। करें 20वीं सदी के अंतिम समय जब अंतिम सदी चल रहा था, समाप्ति के समय सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में बदलाव से सोवियत यूनियन रूस का विघटन हुआ, बंटवारा हुआ। और सोवियत यूनियन का बंटवारा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से विश्व राजनीति की यादगार घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1989 में शासन पे आए। वे बहुत ही उदारवादी यानी दयालु विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही विकास की और वह अमेरिका के जैसे शक्तिशाली देश के रूप में आया। आगे पढ़ते हैं। गोर्बाचोव के ग्लासनेस्ट खुलापन और पेरेस्ट्रोइका आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा यानी लालसा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना रेड आर्मी की पकड़ ढीली पड़ने लगी यानी कमज़ोर पड़ने लगी। करें गोर्बाचोव की ग्लासनेस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति। ऐसे नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्कंठता यानी लालसा जागृत होने से सोवियत संघ के जो छोटे छोटे राज्य थे वो एक एक करके स्वतंत्रता घोषणा की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना रेड आर्मी की जो पकड़ थी उनका वहाँ ढीली पड़ने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। आगे पढ़ते हैं। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई 1990। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई दिसंबर 1991 में। अगर सोवियत यूनियन की जो बंटवारा की प्रक्रिया थी, कार्य शुरू हुआ 1990 में और अंत में 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र हो गए और उनका बंटवारा होने की प्रक्रिया पूरी हो गई, अलग कर दिए गए दिसंबर 1991 में। आगे पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान। विश्व स्तर पर भारत ने क्या योगदान दिया, अपना सहयोग दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंग भेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरुद्ध यानी खिलाफ होने वाले आंदोलनों का भारत ने हमेशा समर्थन किया यानी उसके पक्ष में रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आदेशों से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ और चिकित्सक टुकड़ी भेजी थी। गाजा, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापक
दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने के में सक्रिय यानी क्रियाशील कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा संपूर्ण विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तमाम यानी बहुत से प्रयत्नों को भी भारत ने सक्रिय सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा अभिलाषा व्यक्त यानी प्रकट की है। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके तथा सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीब तथा भूखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष यानी सामने हमेशा किया है। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने सतत यानी लगातार प्रयास यानी प्रयत्न किया है। इसमें कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद भारत ने विश्व स्तर पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, सहयोग दिया है। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जो काले गोरे रंग के बीच रंगभेद और दूसरे अनेक बुराइयों के विरुद्ध होने वाले आंदोलन का भारत ने हमेशा समर्थन किया, उसके पक्ष में रहे। और संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ और कुछ चिकित्सक टुकड़ियाँ यानी दल भेजी थी। गाजा, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित जो संकट आए उस समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापक दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने का सक्रिय यानी क्रियाशील कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरे विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए भारत ने हमेशा बहुत ही प्रयत्न किया, सक्रिय रहा, उसमें सहयोग किया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण यानी जो मिसाइल है, खतरनाक हथियार का निर्माण किया जाता है, विश्व के लिए एक खतरा साबित हो, ऐसे निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव सबके सामने प्रस्तुत करके भारत ने पूरे विश्व में शांति की इच्छा व्यक्त की है। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करने के लिए यानी उसकी वृद्धि रोकने के लिए, उत्पादन रोकने के लिए तथा सैनिकों की जो संख्या बढ़ाई जाती है, उन पर खर्च किया जाता है, उस खर्च को रोककर सैनिकों की संख्या घटाकर उस धन को जो पूरे विश्व में गरीब तथा भूखमरी से पीड़ित जनता है उनके आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने हमेशा तत्पर रहे अपने सहयोग के लिए। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण यानी माहौल स्थापित करने के लिए भारत ने लगातार प्रयास यानी प्रयत्न किया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का मैं बाद में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।